मैं डॉक्टर नीरा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे सामाजिक समस्याओं से संबंधित सिद्धांतों की, जिसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कुछ मानते हैं सामाजिक विघटन के कारण से समस्याएं पैदा होती हैं, तो कुछ कहते हैं मूल्यों में जब संघर्ष होता है तो सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। कुछ कहते हैं संस्कृति के दोनों पक्षों का जब कॉम्बिनेशन नहीं रहता है, एक पक्ष आगे चला जाता है और एक पक्ष पीछे रह जाता है, तो सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। इसी से संबंधित अलग अलग सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है सामाजिक विघटन का सिद्धांत। दो शब्द होते हैं, एक संगठन होता है, एक होता है विघटन। संगठन का अर्थ होता है जुड़ना और विघटन का अर्थ होता है टूटना। तो जो सामाजिक विघटन के सिद्धांत के समर्थक हैं, उनका मानना है कि जब समाज के जो नियम होते हैं उनको लोग अस्वीकार कर देते हैं या सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव लोगों पर नहीं रहता है, तो व्यक्तिवादिता का जन्म होता है और वो व्यक्तिवादिता समाज में सामाजिक विघटन को जन्म देती है, जो सामाजिक समस्याओं का कारण बन जाता है। इसमें थॉमस और नैनकी ने इस आधार पर सामाजिक समस्याओं की व्याख्या की और बाद में वारन और फेरिस जैसे विद्वानों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया। इस सिद्धांत के अनुसार यह स्वीकार किया गया कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक स्तर पर कोई समस्या नहीं थी। बाद में सामाजिक परिवर्तन के कारण परंपरागत नियमों को अस्वीकार किया जाने लगा। यद्यपि व्यवहार में नए नियमों का निर्धारण नहीं हो सका, इसके फलस्वरूप समाज में एक स्थिति उत्पन्न होने लगी जिसमें एक समूह के सदस्यों पर पूर्व निर्धारित नियमों का प्रभाव कम होने लगा। सदस्यों के बीच एक मत में कमी आने लगी, अतः व्यक्तिवादिता में वृद्धि होने लगी, जिसके कारण सामाजिक नियंत्रण कमजोर पड़ गया और यही स्थिति सामाजिक विघटन की स्थिति है, जो सामाजिक समस्याओं का मूल कारण है। थॉमस और नैनकी का मत है कि यही है कि सामाजिक विघटन ऐसी स्थिति है जिसमें समाज के पूर्व निर्धारित नियमों का अपने सदस्यों पर प्रभाव कम हो जाता है। जैसे पोलैंड के निवासी जब यूरोप में जाकर अमेरिका में बसे, तो उन्होंने स्वयं अपनी संस्कृति और व्यवहार के नियमों को तो छोड़ दिया, लेकिन अमेरिका के सामाजिक मूल्यों और नियमों को वो पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में सांस्कृतिक असामंजस्य अथवा संस्कृतियों के पारस्परिक संघर्ष को जन्म दिया। सदस्यों पर व्यवहार के पूर्व निर्धारित नियमों के प्रभाव में कमी आ जाने तथा संस्थात्मक स्थिरता में ह्रास हो जाने से सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे पोलैंड वासियों के जीवन में अनेक समस्याएं पैदा हो गई। सामाजिक समस्याओं का मूल कारण सामाजिक विघटन की दशा का उत्पन्न होना ही है, यानी कि जब नियंत्रण कमजोर हो जाता है या जो नियंत्रण के नियम हैं उनको व्यक्ति नहीं मानता, तो ऐसी स्थिति सामाजिक विघटन को जन्म देती है। या जब हम दूसरी संस्कृति को ग्रहण करते हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी विघटन की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि ना तो हम पुरानी को छोड़ पाते हैं और ना नई को पूरी तरह से ग्रहण कर पाते हैं। रिचर्ड फुलर ने इस सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना है। इनके अनुसार सामाजिक समस्याएं सामाजिक विघटन का ही परिणाम नहीं हैं, यानी कि सामाजिक समस्याएं केवल सामाजिक विघटन के कारण से पैदा नहीं होती, ऐसा रिचर्ड फुलर मानते हैं, बल्कि कभी कभी व्यक्तियों के उच्च मानसिक दोष व्यवहार में विचलनकारी प्रवृत्तियों का आकस्मिक रूप से उत्पन्न विपत्तियां भी सामाजिक समस्याओं का कारण होती हैं। फेरिस तथा कुछ अन्य विद्वानों ने
सामाजिक विघटन को सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण नहीं माना है, क्योंकि सामाजिक विघटन का सिद्धांत उस स्थिति को स्पष्ट व्याख्या नहीं करता जिसमें स्पष्ट सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। किसी समाज में सामाजिक विघटन नहीं होने पर भी सामाजिक आदर्शों के विचलन की स्थिति हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसका तात्पर्य यह है नहीं कि सामाजिक समस्या तथा सामाजिक विघटन में कोई संबंध नहीं है। यानी कि ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समाज में विघटन हो तो ही सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी। कई जगह हमें ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ विघटन नहीं है लेकिन विचलनकारी व्यवहार हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्या में कोई संबंध नहीं है। दूसरा सिद्धांत सांस्कृतिक पिछड़ का सिद्धांत है, जिसका ऑगबर्न ने समर्थन किया है। संस्कृति, जैसा आप जानते हैं, क्या होती है, जीने का एक तरीका होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक भौतिक पक्ष होता है, एक अभौतिक पक्ष होता है। भौतिक पक्ष जो होता है वो हमारी जो भी सुविधाओं की चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें कहते हैं। और अभौतिक पक्ष जो हमारे नियंत्रण का कार्य करता है, जैसे परंपराएं, रीति रिवाज हैं, कानून हैं, ये सब चीज़ें जो कि जिनका स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता, जिनका आकार प्रकार हमें दिखाई नहीं देता, जिन्हें हम छू नहीं सकते, उन्हें हम अभौतिक संस्कृति कहते हैं। लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ता है। इन दोनों पक्षों में जब एक पक्ष में तो परिवर्तन तेजी से हो जाता है और दूसरे पक्ष में परिवर्तन नहीं हो पाता, तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक पिछड़ का सिद्धांत। और जब एक पक्ष बदल जाता है और दूसरे पक्ष में परिवर्तन नहीं होता, तो समाज में क्या होता है, एक असामंजस्य की स्थिति होती है, जिसे ऑगबर्न सांस्कृतिक पिछड़ का नाम देते हैं। और उस पिछड़ के कारण से उसमें हम जो संस्कृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनती है, वो नियम हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक लगने लगते हैं। उसको इन्होंने इस तरह से समझाने की कोशिश की है। ऑगबर्न ने सामाजिक समस्याओं की विवेचना सांस्कृतिक पिछड़ के आधार पर की है। सभी समाजों की एक अनिवार्य विशेषता संस्कृति है, लेकिन संस्कृति के सभी अंगों में परिवर्तन समान गति से नहीं होता। जैसे भौतिक संस्कृति के तत्वों जैसे उपकरण, यंत्र, आविष्कारों में होने वाला परिवर्तन अभौतिक संस्कृति के तत्वों जैसे प्रथा, नैतिकता, सामाजिक मूल्य तथा विश्वासों में होने वाले परिवर्तन की दशा में संस्कृति का अभौतिक पक्ष भौतिक पक्ष से पिछड़ जाता है। ऑगबर्न के अनुसार यह स्थिति सांस्कृतिक पिछड़ की स्थिति है तथा सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति है। जैसे भारत में औद्योगिक विकास के कारण स्त्रियों को कारखानों, कार्यालयों व अन्य स्थानों पर नौकरी के अवसर तो प्राप्त हो गए, लेकिन अभौतिक संस्कृति के क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति और भूमिका से संबंधित हमें हमारे विचारों में कोई परिवर्तन विशेष दिखाई नहीं देता। इसी का परिणाम है कि आज विवाह विच्छेद, पारिवारिक विघटन, आत्महत्या तथा दाम्पत्य संघर्ष जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रूढ़िवादिता, नए विचारों के प्रति आशंका, अतीत के प्रति लगाव, निजी स्वार्थ तथा नवीन विचारों की जांच में कठिनाई सांस्कृतिक विलंबना के लिए उत्तरदायी है। किंतु यह सिद्धांत सभी प्रकार की समस्याओं के कारण को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। यानी कि जब सांस्कृतिक पिछड़ पैदा होती है तो सांस्कृतिक समस्याएं जन्म लेती हैं। इसका उदाहरण भारत की स्त्रियों की दशाओं के द्वारा इन्होंने दिया है कि उसमें लड़कियों को आज हम पढ़ाने लगे हैं, नौकरी कराने लगे हैं, लेकिन उनकी जो परंपरात्मक भूमिका है
उनसे संबंधित जो विचारधारा है उसमें विशेष परिवर्तन नहीं आया है, जिसके कारण से समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हुई हैं। लेकिन सांस्कृतिक पिछड़ को सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं का हम एक मूल कारण नहीं मान सकते। नेक्स्ट सिद्धांत है मूल्यों में संघर्ष का सिद्धांत। फुलर और मेयर्स ने दोनों सिद्धांतों के दोष पूर्ण बताते हुए स्पष्ट किया है कि किसी समाज के मूल्यों में संघर्ष उत्पन्न हो जाने की दशा ही सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। सामाजिक मूल्य वे आदर्श प्रतिमान होते हैं जिनके आधार पर उस समाज के सदस्य किसी विशेष व्यवहार अथवा वस्तु का एक विशेष अर्थ समझते हैं। सामाजिक मूल्य एक समूह में व्यक्ति की मनोवृत्तियों, भावनाओं में और व्यवस्था के तरीकों का निर्धारण करते हैं। किसी समय यदि विभिन्न वर्गों के बीच में मूल्यों को लेकर के मतभेद हो जाता है, तब ऐसी स्थिति जो है सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहित करती है। मूल्यों में संघर्ष होने व्यक्तिवादिता, लाभ की प्रवृत्ति तथा विचलनकारी व्यवहार जैसी प्राथमिक दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो बाद में अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं। यानी कि जब जो समाज के मूल्य हैं उनको प्राप्त करने के जो तरीके हैं, व्यक्ति उनकी अवहेलना करने लगता है, तो वहाँ पर व्यक्तिवादिता, व्यक्तिवादी लाभ, विचलनकारी प्रवृत्तियाँ पैदा होती हैं, जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देती हैं। क्यूबर तथा हार्पर ने इस स्थिति को युवा पीढ़ी तथा प्रौढ़ पीढ़ी के भिन्न सामाजिक मूल्यों के आधार पर स्पष्ट किया है। इनका कहना है कि प्रौढ़ लोगों के सामाजिक मूल्य विवाह की पवित्रता, रूढ़ियों में निष्ठा तथा परिवार के कर्ता की सर्वोच्च सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि युवा पीढ़ी के मूल्य व्यक्तिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत योग्यता तथा अधिकारों की समानता को महत्व देते हैं। स्वाभाविक है कि इस स्थिति के कारण हमारे समाज में पीढ़ियों के बीच संघर्ष, युवा तनाव और बाल अपराध जैसी समस्याओं में वृद्धि होती है। वर्तमान समय में धन संचय ने आर्थिक अपराधों की संख्या में वृद्धि की है। यानी कि जब नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के मत विभिन्नता हो जाती है, जो आदर्श हैं वो उनके अलग अलग हो जाते हैं, और युवा पीढ़ी अपने आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अपने तरीके से चलती है, तो वो मूल्यों में संघर्ष को जन्म देती है और वहाँ सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। धन कमाना उचित है, लेकिन किस तरीके से कमाया जाए? नैतिक तरीके से कमाया जाए, समाज के निर्धारित मूल्यों के अनुसार कमाया जाए तो वो उचित है। ऐसा हमारी जो पुरानी पीढ़ी है वो ये मानती है, लेकिन नई पीढ़ी धन संचय तो करना चाहती है, लेकिन उसके लिए तरीका, जो नैतिक तरीका है, उसे मानने के लिए वो तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति अपराधों को जन्म देती है, विघटनकारी प्रवृत्तियों को जन्म देती है और समाज में जो है अनैतिकता को बढ़ावा देती है। इसके बाद है व्यक्तिक विचलन का सिद्धांत। व्यक्तिक विचलन उन लोगों की विशेषता है जिनका समाजीकरण समुचित ढंग से नहीं हुआ है। समाजीकरण क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया। क्या सीखने की प्रक्रिया? समाज के अनुरूप व्यवहार सीखने की प्रक्रिया। और इसमें बताया गया है कि व्यक्तिक विचलन कब पैदा होता है? कि जब समाजीकरण सही ढंग से नहीं होता है। यानी कि जो व्यवहार हमें सिखाए जाते हैं वो समुचित ढंग से हमें नहीं सिखाए गए, समाजीकरण हमारा सही तरीके से नहीं हुआ। समाज के अनुरूप समाज क्या सही मानता है, क्या गलत मानता है, ये हम बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से उसको सिखाना शुरू करते हैं। और जब समाज के अनुरूप व्यवहार बच्चा सही ढंग से नहीं सीखता है
तो वो समाजीकरण का दोष विचलनकारी प्रवृत्तियों को पैदा करता है, यानी कि व्यक्ति को नियमों के विपरीत लेकर के जाता है। उसे हम व्यक्तिक विचलन का नाम देते हैं। मर्टन का कहना है कि प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है। जो व्यक्ति इन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में जितना सफल हो जाता है, उनकी सामाजिक स्थिति भी उतनी ही ऊंची होती है। लेकिन कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुत से व्यक्ति यह महसूस करने लगते हैं कि वैध साधनों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते, साथ ही वे लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक समझते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति समाज के द्वारा स्वीकृत नियमों अथवा तरीकों की उपेक्षा करके मनमाने तरीके से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यही स्थिति व्यक्तिक व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले विचलन की स्थिति है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। जैसे जब वैध तरीके से परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता, तब अवैध कार्य के द्वारा होता है, जो व्यक्तिक विचलन और सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। यानी कि समाज के द्वारा निर्धारित लक्ष्य, जैसे परीक्षा में हमें पास तो होना है, लेकिन उसके लिए हम पढ़ाई नहीं करते और नकल का प्रयोग करते हैं, वो विचलन की स्थिति कहलाती है। हमें धन तो कमाना है, लेकिन मेहनत करके नहीं, अवैध तरीके से, तो वो विचलन की स्थिति है। और ऐसे विचलन ही समाज में सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। वास्तव में सामाजिक समस्याओं का कारण पता करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए प्रत्येक सामाजिक समस्या के लिए उत्तरदायी कारणों को अलग अलग रूप से अध्ययन करने की और उनकी गंभीरता से समझने का प्रयास किया जाए, तभी हम सामाजिक समस्याओं से संबंधित कारण या सिद्धांतों का पता कर सकते हैं। किसी भी एक कारण को सामाजिक समस्याओं सभी प्रकार की सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी मानना उचित नहीं है, या उनको हम नहीं मान सकते हैं। एक सामाजिक समस्या के पीछे कई कारण होते हैं या हो सकते हैं। धन्यवाद।